Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कुछ शब्दावलियों को लेके आई हूँ। ये है हमारी NCERT। NCERT में कुछ शब्दावलियाँ दी हुई हैं। मैंने सोचा इन्हें ही करा दिया जाए तो ज़्यादा पढ़ने से बचा जाए, शॉर्ट में करा दिया जाए। वीडियो लंबा होता है इसलिए मैं शब्दावलियों को ही कराऊंगी। इससे हमारे क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे और हमारे लिए लाभदायक भी होंगे। तो कार्य क्या है? कार्य को हम एक लाइन में पढ़ लेते हैं। तो एक लाइन में कार्य है हमारा। कार्य मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। कार्य किसके लिए किया जाता है? हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और कोई आवश्यकता है हमारे लिए तो हम कार्य को करते हैं। अगला यानी कार्य देख लिया, अब अर्थपूर्ण कार्य क्या है वह देखते हैं। तो अर्थपूर्ण कार्य है समाज या अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है। अर्थपूर्ण कार्य समाज और यानी दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो, जिसे हम जिम्मेदारी से कर सकें यानी किया जाता है, जिस पर मेरी यानी खुद की जिम्मेदारी होती है और इसे करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। हम जो भी कार्य करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, समाज या अन्य लोगों के लिए और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। आनंद और जिम्मेदारी के साथ करते हुए हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। यानी दूसरों के लिए, खुद के लिए किया गया कार्य वो कार्य और दूसरों के लिए किया गया कार्य आनंद और जिम्मेदारी से करते हैं, उसे हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं जीविकाएं और आजीविकाएं। जीविका आजीविका क्या है ये देखते हैं। जीविका आजीविका को देखते हैं तो जीवन को अच्छा बनाने की प्रबल इच्छा जिससे व्यक्ति के जीवन में साधन और साध्य की प्राप्ति हो सके। साधन और साध्य दोनों की प्राप्ति हो सके उसे ही हम जीविकाएं और आजीविकाएं कहते हैं। आगे देखते हैं जीवन स्तर क्या है। जीवन स्तर क्या है? जीवन स्तर देखते हैं। जीवन स्तर किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए उपलब्ध भौतिक संपदा और आय का स्तर है। जीवन स्तर क्या है? किसी भौतिक संपदा या आय किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए किसी जीवन स्तर क्या है? किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए उपलब्ध भौतिक संपदा और आय का स्तर है जीवन स्तर। आगे देखते हैं नैतिक नियम। नैतिक नियम क्या है? समाज जीवन की व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। यानी सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। जब ये नियम धर्म से संबंधित हो जाते हैं तो वह नैतिक नियम कहते हैं। स्वेच्छावाद। स्वेच्छावाद क्या है? स्वेच्छावाद के बारे में देखते हैं। यहाँ से यानी अब जो पेपर हो रहे हैं सारे के सारे NCERT से ही फंस रहे हैं। NCERT से ही अधिक पूछे जा रहे हैं। सॉरी। स्वेच्छावाद क्या है? स्वेच्छावाद देखते हैं। नवीनता व्यक्तिता असाधारणता भव्यता आदि के चित्रण की
चित्रण को काव्य का प्रधान लक्षण मानने का सिद्धांत, जिसके अनुसार रचना में परंपरा और नियम का विरोध एवं अस्पष्टता को प्रश्रय दिया जाता है, यानी स्वेच्छावाद कहलाता है। ये सभी मान्यताओं को अस्पष्ट प्रश्न कर दिया जाता है। आय और बाल श्रम क्या है? तो किसी उद्योग, कल और कारखानों में, किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। आगे देखते हैं कार्य के लिए आवृत्तियां और दृष्टिकोण क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। आवृत्ति किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रति अनुकूल एवं प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें हम आवृत्तियां या दृष्टिकोण कहते हैं। क्या? कार्य के लिए आवृत्तियां और दृष्टिकोण। आवृत्तियां किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें हम आवृत्तियां कहते हैं। जीवन कौशल क्या है? अपने जीवन को सरल एवं सहज बनाना ही जीवन कौशल कहलाता है। जीवन कौशल क्या है? अपने जीवन को सरल एवं सहज बनाना जीवन कौशल कहलाता है। कार्य और महत्ता। कार्य और महत्ता का अर्थ क्या है? ये कार्य जो व्यक्ति द्वारा किसी लक्ष्य या उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है एवं जिसे सभी मनुष्य करते हैं एवं समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करते हैं। तो ये क्या है? कार्य महत्ता। रोजगार संतुष्टि। यह किसी व्यक्ति को अपने कार्य से प्राप्त होने वाली संतुष्टि है। रोजगार संतुष्टि का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने कार्य से प्राप्त होने वाली संतुष्टि रोजगार संतुष्टि कहलाती है। तो आगे और कुछ शब्दावलियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, कार्य को हम पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो फिर पढ़ लें। अर्थपूर्ण कार्य भी पढ़ लिया है हम लोगों ने, और भारत के परंपरागत व्यवसाय ये भी पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो भारत के परंपरागत व्यवसाय। कला एवं संस्कृति में भारत सबसे धनी देश है। किसमें धनी देश है हमारा भारत? तो कला एवं संस्कृति में। आगे क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, आप लोग इसे देखते रहना। कला एवं संस्कृति में धनी देश हमारा भारत है, और विश्व के बहुत कम देशों में हमारे देश की तरह प्राचीन एवं विविध संस्कृति पाई जाती हैं। इतनी विविधता होने के अतिरिक्त यहाँ पर टिकाऊ प्रकृति वाली सांस्कृतिक एवं सामाजिक सच्चरिता है। आगे देखते हैं। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसायों में से एक है। कृषि जनसंख्या के बड़े भाग में से मुख्य व्यवसायों में से कृषि एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थिति कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। देश की कुल जनसंख्या 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी पूरे देश की हमारी जो जनसंख्या है भारत देश की, उसके 100% में 70% यानी जनसंख्या हमारे गांव में निवास करती है, और 70% जनसंख्या हमारे गांव में निवास करती है, और 30% यानी हमारे शहरों में निवास करती है। तो इसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी 70% जनसंख्या है, उसके लिए कृषि ही बड़ा स्रोत मानी जाती है
रोजगार का। तो आगे देखते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में क्या आता है? हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद, यानी हस्तशिल्प मतलब हाथ। हस्तशिल्प मतलब हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम हस्तशिल्प कहते हैं। पाक कला, हमारी भारतीय पाक कला क्या है उसके बारे में देखते हैं। पाक कला के बारे में सॉरी देखिए, पाक कला को देखते हैं हमारे भारत की। कहाँ गए पाक कला? ये है भारतीय पाक कला। भारतीय पाक कला भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने को पाक कला कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन पकाया जाता है उसे हम पाक कला बोलते हैं। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है, जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कार्य, आय और जेंडर। कार्य, आयु और जेंडर क्या है इसके बारे में। किसी कार्यबल के सदस्यों की आय और लिंग व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति, व्यक्ति के दृष्टिकोण और राष्ट्र एवं समाज के समष्टि दृष्टिकोण को दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। अगला है महिलाओं की समाज में भूमिका क्या है। सामान्य और अपेक्षित व्यवहार से भिन्न किसी भी प्रकार की का विचलन अनौपचारिक, अपरंपरागत एवं कभी कभी अवज्ञाकारी हो जाता है। फिर भी समय बीतने के साथ भूमिकाएं और आचरण विकसित हो रहे हैं, जिसका परिणाम परिवर्तन के साथ निरंतरता में हो रहा है। जो महिलाओं की समाज में भूमिका है वो बताई जा रही है। आगे थोड़ा ही है। कार्य के प्रति मनोवृत्तियां एवं दृष्टिकोण, ये आपने पढ़ चुके हैं। घटना एवं विचार से संबंधित मनोवृत्तियां, दृष्टिकोण है। नौकरी, परिस्थितियां, आवश्यकताएं, ये पढ़ सकते। कार्य जीवन की गुणवत्ता क्या? सुकार्य की। हाँ, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुकार्य की, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। और उद्यमिता से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो सुकार्य क्या है? अपने अपने स्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन, जिससे व्यवसाय संबंधी जरूरतों को करने की विधियों का प्रयोग किया जाने वाले औजारों को तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों के कठिन अंतर संबंधी को समझ सके, ये सुकार्य की कहलाती है। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचान लेता है और उसका उपयोग करके नया व्यवसाय स्थापित करता है, तब उसे उद्यमिता कहते हैं। सामाजिक उद्यम वृत्ति। वर्तमान समय में उद्यम वृत्ति की संपूर्ण एवं व्यापक धारणा सामने आई है, जिसमें उद्यमी विभिन्न तरह की उद्यमयी पहल
जैसे सामाजिक को उद्यमवृत्ति एवं ज्ञान उद्यमवृत्ति संदर्भ विशिष्टता की सोच रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे यानी टॉपिक के साथ। अगली बार मैं इसी यानी चैप्टर के इसी अध्याय के मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए। बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो।